कवर हुआ? कल चैप्टर करा के ना मुझे भी मज़ा आया, मतलब जो है ना वो बड़े रीज़नेबल टाइम के अंदर, कैलकुलेटेड टाइम में वो सारा कवर हुआ स्टेप बाय स्टेप सारे यूनिट, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं कि अगर इसमें बहना शुरू हो जाए तो बस फिर वो बंदा बहुत आगे चला जाता है, और इसे समेटने की कोशिश करें तो इसका जो मकसद है, जो उसकी फील है, वो ख़त्म हो जाती है। तो कल बड़ा मज़ा आया कि वो बड़ा बैलेंस तरीके से सारे यूनिट्स एक्सप्लेन भी हुए, और एंड पे खैर हम थोड़े से बह गए जब जो है वो खुद से स्वॉट एनालिसिस करना था। नॉर्मली रिवीजन क्लास में ऐसा नहीं होता कि ज़ाहिर है वो तो फिर तकरीबन वन साइडेड चल रही होती है, लेकिन हमें कहा चलो ठीक है अब जो थोड़ा सा शुगल मुगल हो जाए। आज का टारगेट एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, कोड ऑफ एथिक्स और 2 मॉडल्स। बेसिकली जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे ना तो इसमें जो ICAP का कोड ऑफ एथिक्स वाला पोर्शन है वो इतनी दफ़ा आपने पढ़ा हुआ है, वो टेक्स्ट में भी थोड़ा सा उसका तस्करा है, वो FR2 में भी है, वो ऑडिट में भी है, तो वो लोगों के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है या इतना मुश्किल नहीं है, और मज़े की बात है बहुत ही स्मार्ट है। फिर वो जो वहाँ पे है ना उसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्रेट, सेफगार्ड, इस तरह की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे नहीं है। तो ये सिम्बॉलिकली इन्होंने ऐड किया है, ये बगैर ऐड किए काम चला सकते थे। तो ये इस चैप्टर का स्कोप बड़ा मज़ेदार सा है। इसमें 2 मॉडल्स हैं जो अगर हमें समझ आ जाते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं ज़रा ऐसे। आज मुझे लग रहा है कि हम शायद जल्दी फ्री हो जाए, तो आज ब्रेक की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। कल फिर 2 चैप्टर हैं, खैर वो कल अब आगे वो वाले शुरू हो जाएंगे ना, वो जिन पे तेज़ी से झाड़ू फेरनी है। एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल, सबसे पहले ना एथिक्स की बात होती है कि एथिक्स किसे कहते हैं। अब एथिक्स अगर किसी से पूछें तो वो एथिक्स को समझता तो है, लेकिन एथिक्स को एक्सप्लेन करने बैठे तो आपके जहन में बस सच्चाई आती है। एथिक्स मतलब सच्चाई, अच्छाई, इखलाकियात और इस तरह से करके ना। तो एथिक्स के बारे में किताब लिखते लिखते खुद परेशान हो गई, और फिर उसके बाद उन्होंने गूगल पे सर्च करके जितनी को एथिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन मिली वो सारी लिख दी। तो एथिक्स बेसिकली एक मॉरल फिलॉसफी है, क्या सही है क्या गलत है। छोटे सा मतलब चंद एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं कि क्या अकाउंटेंट को कंपनी के शेयर होल्डर्स का दिल रखने के लिए अकाउंट्स खूबसूरत बनाने चाहिए, क्या डॉक्टर को एक मरे हुए बंदे के ऑर्गन्स डोनेट कर देने चाहिए। बंदे ने तो इजाज़त नहीं दी, मर गया, अब वो तो मर गया है, उसने तो मिट्टी में जाना है, तो उसका गुर्दा किसी के काम आ जाए, उसकी आंखें किसी के काम आ जाएं, देखा जाए तो कितनी अच्छाई की बात है भाई, वो तो मर गया, वो तो आंखें ज़ाया हो रही हैं, किसी की तरफ लग। तो अब ये एक जंग है कि क्या ये जो हो रहा है वो एथिकल है या नहीं है। क्या सिगरेट्स बनाना और बेचना एथिकल है? क्या आप एक मार्केटिंग कंपनी और आपको कहा जाए आपने मार्केटिंग करनी है तो आप कहें ठीक है हम तो मार्केटिंग कर रहे हैं, हम सिगरेट्स की मार्केटिंग में करेंगे, क्या ये एक अच्छी मार्केटिंग है? क्या लॉयर्स को ये पता होने के बावजूद कि उनका जो मौक्कल है वो मुजरिम है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये साबित करने के लिए वो इतने अच्छे लॉयर हैं कि वो कभी भी गलत को सही साबित कर सकते हैं। तो एथिकली ना हमेशा कुछ ना कुछ वो है। वो कहते हैं एथिक एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसकी न्यूमरस डेफिनेशन है। सबसे सिंपलेस्ट हो सकती है कि सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज़, लेकिन अगर हम बात करें ट्रेवेनो और नेल्सन की तो उन्होंने कहा द प्रिंसिपल, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप, ये भी मुनासिब है। फिर नीचे एक बेहुदा सा नाम जो पढ़ना भी बड़ा मुश्किल सा है, स्टेट्स दैट देयर आर नो एथिकल स्टैंडर्ड्स दैट आर ट्रू एब्सोल्युटली, ट्रुथ ऑफ ऑल एथिकल स्टैंडर्ड डिपेंड ऑन व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट। क्या सही है क्या गलत है, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। हो सकता है अफ्रीका में छोटे बच्चों से काम करवाना एथिकली सही हो, क्योंकि उन वालिदैन के पास पैसे नहीं है, रोज़गार नहीं है, अगर उनका बच्चा कमा सकता है तो वाई नॉट। और हो सकता है किसी और मुल्क में चाइल्ड लेबर एक बहुत ही बुरी चीज़ हो सकता है किसी मुल्क में आप कहते हैं कि जो मर गया उसको तो वैसे ही हमने जला देना है तो ठीक है उसकी आंखें निकाल के दे दें, और किसी मुल्क में आप एक मरे हुए बंदे का, मैयत का एहतराम करते हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से कफन में लपेट के, मुस्लिम कंट्री हो या ईसाई कंट्री हो, तो ये बाकायदा बड़े अकीदत और एहतराम से ज़मीन में दफन करते हैं। तो शायद उन मुल्कों में चीज़ें और तरह से सोची जाएँ। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग वो हो सकता है। तो फिर क्या होता है, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एथिकल कंडक्ट के रूल्स वगैरह डिफाइन किए होते हैं जिसके मुताबिक चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। ऑल क्लियर? एक स्टेप आगे चलते हैं। जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, बिज़नेस सेंस की, एथिकल कल्चर की, तो अब एक कन्फ्यूजन है, एक डिबेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिबेट है कि क्या बिज़नेस को एथिकल होना चाहिए। अगर बिज़नेस एथिकल होगा तो उसका ख़र्चा बहुत है। भाई मैं अगर एथिकल बिज़नेस करूँगा मुझे टैक्स भी देना है, मैं एथिकल बिज़नेस करूँगा तो मुझे हमसायों को तंग भी नहीं करना, मैं एथिकल बिज़नेस करूँगा तो मैं क्लास में ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे भी नहीं भरूँगा कि बच्चे बेचारे परेशान होंगे, मैं एथिकल बिज़नेस करूँगा तो मैं पेपर्स के दिनों में तो बच्चों को तंग ही नहीं करूँगा कि आओ एडमिशन कराओ।
मैं अगर एथिकल बिजनेस कर रहा हूँ तो जो बच्चा आके कहेगा मैं माली मुश्किलात का शिकार हूँ, मैं कहूँगा आ जाओ कोई मसला नहीं, तो मैं डिस्काउंट दे देते हैं, फलाना इस तरह से कर लेते हैं। तो जो एथिकल मामलात हैं वो बड़े जजमेंटल से होते हैं, उसमें बहुत सारी जगह पे हमें नहीं समझ आता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बिजनेस अगर एथिक्स को फॉलो करेगा तो वो अपनी फैक्ट्री के ऊपर वो चिमनियाँ भी लगाएगा लाखों रुपए खर्च करके, वो अपने जो वेस्टेज वाटर है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आप एथिक्स ना फॉलो करें, सिंपल है ज़िंदगी, मत करें खर्चा, कचरा फैला रहे हैं ठीक है, सारे फैला रहे हैं, मैंने भी फैला दिया। शोर मचा रहे हैं, बाहर सड़क पे बाइक्स हैं, लोगों को गुजरते दिक्कत हो रही है, तो क्या हुआ, मेरा तो बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस एथिक्स को ना सोचे तो बहुत सुकून में रहता है, एथिक्स को सोचे बहुत मुश्किल में रहता है। लेकिन यहाँ हमारी किताब ये बताना चाह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, एथिकल होने के अपने फ़ायदे हैं। बीइंग एथिकल इज़ अ गुड बिजनेस सेंस। जैसे अक्सर कॉलेज में फ्रंट ऑफिस में बच्चा कह रहा है अच्छा ये चीज़ ऐसे, ये टीचर ऐसे पढ़ाएंगे, हाँ हाँ ऐसे ऐसे होगा, बस पैसे दो, उसका एडमिशन कर लिया, आज झूठ बोल लिया, आज अच्छा हो गया, बट वो दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा। और आज एक बच्चे को सच बोला तो हो सकता है वो कहे अच्छा टीचर ये वाला नहीं पढ़ा रहा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। हमने कहा हाँ ठीक है भाई, हम झूठ नहीं बोल सकते, ये टीचर नहीं पढ़ा रहा, चला गया बच्चा। 6 महीने 7 महीने साल बाद हो सकता है उसको याद आए कि हाँ यार ये सच्चे लोग थे, बाकी जिधर भी क्यों उन्होंने झूठ बोला है वो वापस आया, उसके बाद अगले 9 साल तक आपसे CA कौन सा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, PRC है, फिर कैफ है, फिर CFAP है, फिर MSc है, तो वो तो सच लॉन्ग टर्म होता है। आज के दौर में ना जब झूठ इतना बिकना शुरू हो गया है तो सच ब्रांड बन गया है। बहुत सारे लोगों को काम इसलिए मिलता है कि वो कहते हैं यार ये सच्चे लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी जगह पे बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऑनलाइन में इस तरह से आते हैं, उनको पता है यार ये चालबाजी नहीं करेंगे, ये धोखा नहीं देंगे, ये बेईमानी नहीं करेंगे। तो इतनी बेईमानी वाली दुनिया में सच्चाई एक एसेट बन गया। तो एथिकल बिजनेस को ये फ़ायदा है कि सारे अनएथिकल हैं। जब सारे अनएथिकल हैं तो एथिकल ब्रांड बन जाएगा। सारे कहेंगे यार वो बड़े नेक लोग हैं, वो बड़े शरीफ लोग हैं, वो बेईमानी नहीं करते, वो चालबाजी नहीं करते। हर तरह से एनवायरनमेंट आपको पसंद करेगी, कस्टमर आपको पसंद करेगा, आपके अपने एम्प्लॉय सर उठा के जिएंगे, हम एक ऐसे दायरे में जी रहे हैं जहाँ पे सच्चाई की बात होती है। गवर्नमेंट आपके बारे में अच्छा गुमान करेगी। और आजकल तो शेयर होल्डर भी वो कहता है मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, मैंने तो कहीं भी इन्वेस्ट करना है और हर जगह से रिटर्न आना है, मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँ जहाँ मैं माशरे में किरदार अदा करूँ। मेरी कंपनी जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अगर वो एनवायरनमेंट का ख्याल रखती है, अगर वो फलाना काम बेहतर करती है, तो वाई नॉट, मैं उस कंपनी में क्यों ना इन्वेस्ट करूँ, मैं वहीं इन्वेस्ट करूँगा। तो ग्रीन कार ज़्यादा चलती हैं, लोग 4-5 लाख रुपए ज़्यादा देते हैं उन गाड़ियों के जो कम एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं। इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ लोग मूव हो गए कि जी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग एथिक्स की एक बिजनेस सेंस भी है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हाई एथिकल स्टैंडिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो है इंक्रीज प्रॉफिट्स और ग्रोथ की तरफ आपको ले जाती है। आपकी एम्प्लॉय की कमिटमेंट बढ़ जाती है, वो ट्रस्ट करते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो फील करते हैं, उनको एथिकल वे में चलना फ़ख्र देता है। इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो देखते हैं कि ठीक है जी, वो फाइनेंशियल तो देखते हैं लेकिन वो देखते हैं कि जो कंपनी एथिकल है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा चलेगी, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वो मानते हैं कि राइट डायरेक्शन में जाना इज़ द गुड थिंग और एथिकल कल्चर अच्छा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एथिकल स्टैंडर्ड नहीं है उसके बहुत सारे रिस्क हैं। जो एथिक्स को नहीं फॉलो कर रहा, कभी उनको जुर्माना हो जाएगा, कभी कोई रिप्यूट ख़राब हो जाएगी, कभी कोई डिफेम हो जाएंगे, 100 तरह के मसलों मसाइल होंगे। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन एथिकल बिजनेस के साथ है, सच्चे लोग हैं, हमेशा सही बात करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगी। अगेन बहुत सारे सिग्निफिकेंट लॉस लिटिगेशन और इसकी वजह से जो हो सकते थे वो आपने बचा लिए। तो एथिकल होना दिखने में तो लगता है ज़्यादा खर्चा है, बट ये आपको बेनिफिट देता है। फिर एथिकल डायलेमा एक बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन होती है। एट डिफरेंट पॉइंट्स आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एथिकल है और क्या एथिकल नहीं है। जैसे ये वाली बात, डॉक्टर ऑर्गन्स डोनेट करे या ना करे मरे हुए बंदे के, जो मर गया वो तो किसी के काम नहीं आएगा दुनिया के हिसाब से देखें तो, लेकिन उसके ऑर्गन से हो सकता है एक बंदे की आंखों की बीनाई लौट आए, हो सकता है एक बंदा जो है वो ज़्यादा अरसे तक जी ले, एक बंदा जो है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर ले। तो अब ये एक एथिकल डायलेमा है। मरे हुए मरीज़ की ऑर्गन्स उसकी इजाज़त या उसके घर वालों की इजाज़त के बगैर देना किसी को, वो गलत है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छाई ये है कि किसी का भला हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ एथिकल डायलेमास आ जाते हैं। सम टाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है, कोई एक एब्सोल्यूट यस या नो नहीं होता, थोड़ा सा यस और थोड़ा सा नो होता है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका भाई 6-7 घंटे का लंबा चौड़ा सफ़र करके घर आया दूसरे शहर से, और आके उसने आपसे कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाह रहा हूँ, मुझे तंग मत करना।
आपने कहा हाँ ठीक है, अब भाई आप उसको क्यों तंग करेंगे, क्यों उसको डिस्टर्ब करेंगे। और उसने कहा मैं इतना थका हुआ हूँ, अगर मुझे तुमने उठा दिया ना आधे पौने घंटे में या 1 घंटे में तो मुझे बुखार हो जाएगा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मुझे 5-6 घंटे मत उठाना। चला गया सोने। 20 मिनट बाद दरवाजे पे बेल हुई, आप बाहर गए, बाहर उसका एक बड़ा गहरा दोस्त बचपन का नज़र आया। उसने कहा यार वो ना मैं आधे घंटे बाद दुबई के लिए निकल रहा हूँ, मेरी वहाँ पे जॉब हो गई है, तुम्हारे भाई से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है उससे। अब आपको लग रहा है कि दुबई जा रहा है, जॉब पे जाते हुए ख़ास तौर पे फ़्लाइट से पहले आया है, तो पता नहीं कितनी कोई ज़रूरी कमर्शियल बात होगी जिसमें मेरे भाई का बड़ा फ़ायदा होगा। अब भाई को ना उठाना अनएथिकल है, लेकिन उठाना भी अनएथिकल है। ये एथिकल डायलेमा है वेयर नथिंग इज़ कम्प्लीटली करेक्ट, नथिंग इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप दरमियान में कहीं हैं। ये एक्शन करने से कुछ एथिकल होगा और कुछ अनएथिकल होगा, और एक्शन ना करने से भी कुछ एथिकल होगा कुछ अनएथिकल होगा। तो हम कहते हैं कि इन सर्कमस्टांसेस, ज़्यादातर सर्कमस्टांसेस में तो क्लियर डिस्टिंक्शन होती है सही क्या और क्या गलत है। ऑन अदर हैंड कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ एक प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल को सोचने में मजबूर कर देता है कि सही क्या और गलत क्या है। नॉर्म्स वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट में होती हैं, शायद कमर्शियली उसको उठाना अच्छा है, शायद मॉरली उसको उठाना अच्छा नहीं है। उसकी सेहत ख़राब ना हो जाए उसे नहीं उठाना चाहिए, उसका कैरियर ख़राब ना हो जाए उसे उठा देना चाहिए, उसकी दोस्ती ख़राब ना हो जाए उसे उठा देना चाहिए, वो नाराज़ ना हो जाए उसे नहीं उठाना चाहिए। तो आप फंस जाते हैं। कोई नॉट एंटायरली राइट एंड रॉन्ग नहीं होता, आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को देख के उसमें से बेस्ट देखने की कोशिश करते हैं। एक कन्फ्यूजन आ जाती है तो फिर आप वो ऑप्शन करते हैं जिसमें नुकसान कम हो। हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान है, तो आप ये नहीं देखते ज़्यादा फ़ायदा का है, आप कहते हैं कम नुकसान का है, आप उस ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो एथिकल इशू इज अ प्रॉब्लम सिचुएशन अपॉर्चुनिटी दैट रिक्वायर इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन जो चूज अमंग सेवरल एक्शंस दैट मे बी इवैल्यूएटेड। डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे और फिर सोचेंगे ये करूं या ये करूं। क्लियर? एथिकल इश्यूज डायलेमास जब बिजनेस में आते हैं तो इसके ऊपर गाइडेंस है। हाँ जी गाइडेंस है। एक तो आईकेप का कोड ऑफ एथिक्स हमें गाइडेंस देता है। किताब ने इतनी बड़ी बोंगी मार दी ना, इन्होंने कहा आईकेप का कोड ऑफ एथिक्स आपको गाइडेंस देता है एथिकल डायलेमा को कैसे रिजॉल्व करना है, और वो जो रिजॉल्व करने का प्रोसेस है वो नहीं डाला सिलेबस में। एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व करने का वही प्रोसेस है जो आप FR2 और ऑडिट में पढ़ते हैं। थ्रेट्स हैं, उनको वैल्यूएट करेंगे, फिर उनके सेफ गार्ड हैं। तो उन्होंने कहा आईकेप के कोड ऑफ एथिक्स ने भी इसका सोल्यूशन दिया, और आईकेप के कोड ऑफ एथिक्स से जब छापा लगाने लगे तो उसके फंडामेंटल एलिमेंट छाप दिए। असल में उन्हें चाहिए था कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देते हैं कि एक मॉडल वो है, और 2 इंटरनेशनल मॉडल जो है अमेरिकन अकाउंटिंग मॉडल AAA मॉडल और ट्रकर का 5 क्वेश्चन मॉडल, ये 2 मॉडल हैं। तो इस चैप्टर का खुलासा बस ये 2 मॉडल हैं। बाकी इस चैप्टर को आपने सिर्फ एक दफ़ा देखना है। आईकेप वाली चीज़ें आपने ऑलरेडी किसी ना किसी पेपर में तैयार की हुई होंगी, तो ये 2 मॉडल्स समझने और इनको इंटरप्रेट करना या इसको पेपर में डील करना अच्छा है। आईकेप कोड ऑफ एथिक्स, वो कहते हैं जी आईकेप कोड ऑफ एथिक्स जो है वो जो IESBA ने कोड ऑफ एथिक्स दिया है, आईफेक की बॉडी IESBA, उसने जो कोड दिया उसको वो करते हैं। ये CA को कहता है कि आप आइडेंटिफाई करो, एवेल्यूएट करो और एड्रेस करो थ्रेट्स। ये कह के और बताया ही नहीं कि ये फ्रेमवर्क है। मतलब साफ लगता है कि उन्होंने पहले दोनों चीज़ें डाली होंगी, फिर सोचा होगा चैप्टर बढ़ गया कुछ निकाल देते हैं, तो बजाय इसके कि पहला पोर्शन निकालते हैं दूसरा पोर्शन निकाल दिया जो कि काम की चीज़ थी। दैट असिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लाइंग विद एथिकल रिक्वायरमेंट कोड आपको हेल्प करता है मेंबर्स को कि उन्होंने क्या क्या करना है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एथिकली फॉलो करने चाहिए। वही 5 जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। तो बस किताब ने उनके ऊपर आइडिया दिया। इंटेग्रिटी, सच्चा होना। अब अगेन ये रिवीजन क्लास ना होती, रेगुलर क्लास होती तो मैं इसके ऊपर को आधे घंटे बहस करता और उसके बाद क्लास को रोते हुए छोड़ के अगली क्लास में चला जाता। तो इस वक्त मार्जिन कम है। कभी आपको मौका मिले पेपरों से फारिग होके ना, तो आप यूट्यूब पे ढूंढते ढूंढते अगर पहुँचें तो मैंने चैनल पे जो फीचर्ड वीडियो है वो करके इंटेग्रिटी वाली वीडियो लगाई हुई है कि कोई भी किसी भी वक्त चलते हुए चैनल पे पहुंचे तो उसको वो सबसे पहले प्रीमियम वीडियो के तौर पर नजर आए। तो इंटेग्रिटी पे एक डिस्कशन की है कि इंटेग्रिटी क्या है, लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, कैसे अपने आप को बचाना चाहिए, इंटेग्रिटी फॉलो करने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या, और हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में कैसे एथिकल रह के चल सकते हैं। तो इंटेग्रिटी क्यों छोड़ता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं। भाई डर रीज़न हो सकता है, लालची रीज़न हो सकता है। फिर उन रीजंस को एक एक करके डील किया और फिर अल्टीमेटली कंक्लूड किया है कि इफ़ यू आर गुड विद इंटेग्रिटी तो आप सक्सेसफुल हैं, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं है। तो वो अगर आप कभी मौका मिले, CA मेंटोर्स के नाम से पेज है,
या आप मेरा नाम लिख के भी सर्च कर लेंगे, क्योंकि लोग अक्सर मेरा नाम भी लेके सर्च करते हैं, तो मैंने ब्रैकेट में अपना नाम भी करके लिख दिया है ताकि कोई भी एक चीज़ सर्च में आ जाए। लेकिन अल्टीमेटली मेरा प्लान है कि वो CA मेंटोर्स के नाम से और डिफरेंट टीचर्स की डिफरेंट अच्छी अच्छी गाइडेंसेज वहाँ मौजूद हों। तो अभी भी 12-13 टीचर्स की वहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन फिलहाल लोग वो नाम सर्च करके जा रहे हैं, तो उसको ब्रैकेट में मैंने सर आतिफ आब्दी एंड और टीचर्स कर दिया है। तो CA मेंटोर या आतिफ आब्दी लिख के सर्च करेंगे तो आप चैनल पर पहुँचेंगे, तो वहाँ इंटेग्रिटी की वीडियो लाजमी देखिएगा। तो सच बेमानी नहीं करनी, सच्चे लोगों का साथ देना है, खुद भी सच्चे होना है और साथ भी सच्चे लोगों का देना है। कोई ऐसी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करना जिसमें 2 नंबरी है, किसी ऐसी गलत चीज़ को ओके नहीं करना, ठीक है। देन हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, मकसदियत होनी चाहिए, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, आप अपने पर्पस को फॉलो करें, किसी भी किस्म की कोई अट्रैक्शन, कोई लालच, कोई बात आपको आपके बेसिक पर्पस से डगमगा ना दे। तो आपको ऑब्जेक्टिविटी वो करनी है। आपने हमेशा देखना है कि आप अनबायस रहें, आपने हमेशा देखना है कि आपकी जजमेंट सही रहें और किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट आपको मुतासर ना कर दे। मैं अब इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रही, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कई दफ़ा पढ़ी हुई है। प्रोफेशनल कंपिटेंस ड्यू केयर, जो काम कर रहे हैं वो आपको आता हो, ना सिर्फ आपने प्रोफेशनल कंपिटेंस अटेन की हो बल्कि आपने उसे मेंटेन भी रखा हो। मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया 10-12 साल पहले, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अब कह दूँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे तो सब कुछ आता है। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसकी मुझे ग्रिप होनी चाहिए, मैं जिस चीज़ पर काम कर रहा हूँ उसे मुझे पता होना चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे ऑडिट बहुत अच्छा आता है और मैं एक फर्म चला रहा हूँ और कोई टैक्स का काम आके मुझे कहता है, अगर मुझे नहीं आता मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या मेरे पास ऐसा स्टाफ हो जो वो काम करता हो, या मैं ट्रेनिंग्स लूँ या मैं अपने आप को इक्विप करूँ। तो CPD एक्टिविटीज़ होती हैं ICAP की, जो साथ साथ अपने प्रोफेशनल्स को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज़ करते रहते हैं लोग, वो सेशंस अटेंड करते हैं और अपने आप को अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं। तो डिलीजेंटली काम करना है, ध्यान से काम करना है, जिस चीज़ को जितनी केयर रिक्वायर्ड है उतनी केयर से करना है। देन कम्स कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने क्लाइंट्स बिजनेसेस की इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करनी है। आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपके पास अपने एम्प्लॉयर की कुछ कीमती इन्फॉर्मेशन है, डिविडेंड कितना देने वाले हैं, प्रॉफिट कितना आने वाला है, राइट इशू कब करने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाए तो लोग लाखों करोड़ों के बेनिफिट ले लें और आपको भी कुछ अच्छे से गिफ्ट वगैरह दे दें। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो प्रिविलेज है, जो आपको मिली है, तो गलती से भी डिस्क्लोज नहीं करना, फॉर्मली भी डिस्क्लोज नहीं करना, और वो कहते हैं कि इनफॉर्मल एनवायरनमेंट भी डिस्क्लोज नहीं करना। पता लगे दोस्तों के साथ बैठे हुए और लस्सी के जाम चढ़ाते हुए जो है ना वो आप बहते चले गए और आपने कहा तेरे भाई को जो पता है ना वो किसी को नहीं पता, ये फलाना कंपनी में ऐसे करके ऐसे होने वाला है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन जो सबके पास नहीं है। आप इदारों में टॉप पोजीशन पे बैठे होते हैं, आप जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपको क्लाइंट्स खुद अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है, बगैर क्लाइंट से पूछे आपने नहीं डिस्क्लोज करना कहीं। अगर लॉ मजबूर कर दे तो फिर आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो इन्होंने इसके बारे में हल्की सी डिस्कशन की है। देन प्रोफेशनल बिहेवियर, आपका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए। आपने किसी ऐसे काम में नहीं घुसना जो आपकी जजमेंट को ख़राब करे। कहीं से भी आपकी अपीयरेंस, आपका एटीट्यूड अनप्रोफेशनल ना हो। पता लगे कि जी आपको आपने क्लाइंट से जाके मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन्होंने कहा ना दें तो क्या करोगे, आपने 4 चपेड़ें कराई, उसे जनाब गिरबान पकड़ लिया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर सपोज टू बी प्रोफेशनल होंगे, आपका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए, एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए, आप लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, डिसेंसी को फॉलो करें, वगैरह वगैरह। अगेन दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है और ये बातें इतनी दफ़ा पड़ी हुई हैं कि आप पक्के पड़े हुए हैं ये बातें सुन सुन के। हम आते हैं उन 2 मॉडल्स की तरफ जो हमारी आज की असल डिस्कशन है। AAA मॉडल, अमेरिकन अकाउंटिंग जो एसोसिएशन है उसका मॉडल। ये मॉडल हमें कहता है कि आपने एक एथिक्स, एक सिचुएशन को पकड़ना है और उसको कई तरीके से टेस्ट करना है। मेरी एक एग्जांपल थी भाई को उठाने वाली। अच्छा, एक एग्जांपल ये देख लेते हैं कि मैंने एक जगह क्लाइंट को टैक्स चोरी करते देखा। मैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने उनको टैक्स चोरी करते देखा। लॉ ने मुझे नहीं कहा था कि मुझे बताओ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स चोरी कर रहा है। तो अब ऐसे में इखलाकी जिम्मेदारी क्या है? जाके बता दूं? जाके बताऊं तो कॉन्फिडेंशियलिटी आउट हो गई। कॉन्फिडेंशियलिटी ने कहा था कि आपके पास जो प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है, जब तक आपसे कोई मांगे ना, जब तक लॉ ना कहे मत डिस्क्लोज करो। तो मैं तो कर दी डिस्क्लोज, और ना करूं तो इंटेग्रिटी आउट होती है, बेमानी है, मैं गलत लोगों का साथ दे रहा हूँ। तो अब ये एथिकल कन्फ्लिक्ट आ गया। दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है कि एक बिज़नेस कहता है कि जी गवर्नमेंट बिला वजह टैक्स लगाती है, टैक्स लोगों तक पहुंचाती भी नहीं है, हम टैक्स चोरी करेंगे।
वो टैक्स जो हम नहीं देंगे वो इंक्रीज बेनिफिट हमारे शेयर होल्डर्स को मिलेगा, शेयर होल्डर्स के पास इनकम ज़्यादा होगी, वो खुशहाल ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, पाकिस्तान में हरियाली हो जाएगी। कितनी खूबसूरत बात है। हम टैक्स नहीं देंगे लेकिन हम उसके एवज लोगों को बेनिफिट दे देंगे जिससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हम गवर्नमेंट के ड्यूज़ नहीं देंगे लेकिन हम बच्चों को पढ़ाएंगे, क्यों, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो अब आप फंस गए हैं, मतलब ये एथिकल कन्फ्लिक्ट आ गया है, भाई को उठाने वाला एथिकल कन्फ्लिक्ट, टैक्स डिस्क्लोज करने वाला एथिकल कन्फ्लिक्ट। और ये एक एग्जांपल बड़ी कॉमन है, नाइकी ने अफ्रीका में चाइल्ड लेबर यूज़ करनी शुरू कर दी। बच्चों को पैसे देते थे, बच्चों से काम करवाते थे, अचानक से दुनिया में शोर उठ गया कि बैन कर दो इनकी सारी प्रोडक्ट्स, ये लोग बच्चों से काम करवाते हैं। बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन हुई, उन्होंने आके इतनी खूबसूरत उसकी वो दी है, तोजी दी है। उन्होंने कहा जी हम किसी भी मुल्क में बच्चों से काम नहीं करवाते, लेकिन इस मुल्क जाके हमें एहसास हुआ कि यहाँ गुर्बत बहुत है। यहाँ पे जो इनके पेरेंट्स हैं वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें वो एक ख़ास लेवल से ज़्यादा की आमदनी नहीं कर पाते, और बाय द वे इन सारे बच्चों को काम करना पड़ता है। और जब काम करते हैं तो बड़े घटिया एनवायरनमेंट में काम करते हैं, बड़े कम पैसों पे काम करते हैं। हमने ये देख के सोचा कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना है, हम इन बच्चों को लेबर देते हैं, हम इन बच्चों को अपने काम के बाद हम इनसे 8 घंटे काम नहीं कराते, हम इनसे 5-6 घंटे काम कराते हैं। फिर यहीं पे हमारा एक सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे इनको पढ़ाया जाता है इन बच्चों को। हम इनको पैसे ज़्यादा नहीं देते क्योंकि हम इनको एक लेबर के बराबर वो नहीं कर रहे होते, और दूसरा इन बच्चों की आदत ख़राब ना हो जाए इसलिए हम इनको कम पैसे दे रहे हैं। हम इसलिए कम पैसे नहीं दे रहे कि बच्चे हैं हमने एक्सप्लॉइट करना है, हम इसलिए कम पैसे दे रहे हैं कि इनकी आदत ना ख़राब हो जाए और ये अपने वालिदैन से इंडिपेंडेंट होने का ना सोचना शुरू कर दें। तो हम इस इलाके की कम्यूनिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत बात। अब वही बात है ना, एथिक्स को तो देखने का नज़रिया है, आप एक एंगल से देखो एथिकल है, दूसरे एंगल से देखो ना एथिकल है। तो इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने उसको परखना है, मुख्तलिफ सवालों पे परखना है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सबसे पहले किसी भी ऐसी एथिकल सिचुएशन में ना फैक्ट्स ऑफ द केसेस को ज़रा सामने लेके आओ। फैक्ट्स ऑफ द केसेस है, भाई सो रहा है और बाहर दोस्त खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि भाई को उठाया जाए, ये फैक्ट है। नाइकी वाले में फैक्ट ये है कि बच्चों से काम करवाया जा रहा है। टैक्स वाले उसमें फैक्ट ये है कि टैक्स की चोरी हमें नज़र आई है। तो आपने जो भी सिचुएशन है, मैं एक वक्त में 2-3 सिनेरियो लेके चल रहा हूँ ताकि हम समझ सकें। तो पहला स्टेप क्या है, फैक्ट्स देखें, डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो, कोई एम्बिग्विटी ना हो, मुद्दा क्या है, पता लगे। आप सारी बहस करते रहो, एंड पे पता लगे कि मुद्दा तो ये था ही नहीं, ठीक है। सारी बहस होती रहो और एंड पे हो कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए या हल्के स्कूल में पढ़ना चाहिए। आप कहेंगे भाई मुद्दा ये था कि बच्चों को काम करवाना है या नहीं करवाना, तो पहले मुद्दा बयान किया जाए, फैक्ट। कोई एम्बिग्विटी ना हो, सब्जेक्ट ऑफ द केस क्या है, लीडिंग क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट, क्या, कौन, कब, किसने, कैसे, क्या किया। आप आइडेंटिफाई करें कि वो क्या है, मतलब पजल क्या है, सबसे पहले उसे सामने लेके आए। पहला स्टेप समझ आ रहा है। फिर उसमें देखें कि एथिकल इशू क्या है, स्टेक पे क्या चीज़ लगी हुई है। फैक्ट था टैक्स की चोरी पकड़ी है, एथिकल इशू ये है कि टैक्स चोरी गलत बात है और मुल्क के लिए नुकसानदेह है। भाई वाले फैक्ट में भाई को उठाने से उसकी तबीयत ख़राब होने का अंदेशा है और ना उठाने से दोस्त नाराज़ हो सकता है या तकलीफ़ में आ सकता है। नाइकी वाले में बच्चों से काम करवाना मुनासिब बात नहीं है। फैक्ट क्या था, बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है। अब आप कह रहे हैं उसमें एथिकल इशू क्या है, बच्चों से काम करवाना मुनासिब नहीं है, बच्चों की छोटी उम्र है, उनके ऊपर काम काज का बोझ नहीं डालना चाहिए, एथिकली अच्छी बात नहीं है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रिलेटेड टू द केस। अब आपने क्या करना है, आपने डिसीजन को उसके सोशल, एथिकल और कभी कभी प्रोफेशनल बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट में भी रख के सोचना है। फॉर एग्जांपल आपने कहा इसमें क्या वैल्यूज़ क्या हैं, माशरे में क्या वो है। एक माशरा ऐसा जहाँ पे सबको पता है कि टैक्स गवर्नमेंट तक पहुँचता ही नहीं है और पहुँच भी जाए तो मुल्क पे इस्तेमाल नहीं होता, तो शायद उस मुल्क में टैक्स की चोरी इतनी बुरी बात नहीं है। ऐसे घराने जहाँ वो कहते हैं कि भाई नोटू आना चाहिए, कोई बात नहीं, चाहे बंदा 1 घंटा सोए और फिर दोबारा उठ के चला जाए नौकरी पे। तो कुछ जगह वैल्यूज़ ही होती हैं कि उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छाई इसमें लगती है कि पैसे कमाने चाहिए, तो हो सकता है वहाँ पे भाई को ना उठाना बहुत ही बुरी बात हो। तो आप ये देखेंगे कि वो जो जिस सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं वहाँ नॉर्म्स क्या हैं, जिस मुल्क की बात हो रही है, क्या उस मुल्क में बच्चों का काम करना मायूब बात समझी जाती है, नहीं समझी जाती।
फैक्ट डिफाइन किया, आपको एथिकल इशू क्या नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, फिर वहाँ देखा कि वहाँ नॉर्म्स वैल्यूज़ क्या हैं, और कई दफ़ा आप प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स वगैरह ने क्या बताया कि क्या चीज़ अलाउड है क्या नहीं। तीनों स्टेप समझ आ रहे हैं। चौथा स्टेप, सॉल्यूशन सोचें, क्या क्या सॉल्यूशन आपके जहन में है। सॉल्यूशन सोचते हुए आपने भूल जाना है कि वैल्यूज़ क्या हैं। आपने पहले कहा ये इशू है, इसमें ये एथिकल इशू है, और ये वहाँ के लोगों के जज्बात एहसासात हैं। अब आपने सॉल्यूशन देते हुए भूल जाना है कि अफ्रीका में बच्चों को पढ़ना अच्छी बात है या नहीं है। अब आपने वहाँ के लोगों की वैल्यूज़ वगैरह को नहीं देखना, आपने कुछ सॉल्यूशन निकालने हैं। आंखें बंद करके आपने कहना है कि जी मेरे सामने एक प्रॉब्लम आया है, तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन हम कहें ये बच्चों से नहीं काम करवाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, हम कहें कि ये बच्चों से काम तो करवाएंगे लेकिन आर्ट्स थोड़े से कम कर दें। सॉल्यूशन नंबर 3, उन बच्चों को उतने ही पैसे मिलने चाहिए जितने एडल्ट्स को मिल रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, उनके बड़ों को पहले नौकरी दें, बाद में बच्चों को नौकरी दें। अलग अलग अपना सॉल्यूशंस लगाएंगे। भाई के केस में सॉल्यूशन नंबर 1, भाई को उठा दूँ। सॉल्यूशन नंबर 2, दोस्त को इनकार कर दूँ। सॉल्यूशन 3, अम्मी से जाके डिस्कस कर लूँ मामला। सॉल्यूशन 4, भाई के करीब अलार्म रख के अचानक से बजा के और मैं गायब हो जाऊँ, अलार्म से खुद ही उठ जाएगा और उसे पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ, और इतनी देर दोस्त को अंदर भेज दूँ। सॉल्यूशन 5, दोस्तों को कॉल कर लो। काफ़ी सॉल्यूशन है ना। तो आपने अलग अलग सारे सॉल्यूशन जॉट डाउन कर लिए। ये है स्टेप 4 कि आप देखें कि क्या प्रैक्टिकल क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ऐसे में आपने स्टेप 3 वाली वैल्यूज़ को नहीं सोचना। अब सॉल्यूशन आ गए आपके पास। ये जनाब हमने पहले फैक्ट्स बताए, फिर हमने कहा कि एथिकल इशू क्या है, फिर एक तरफ साइड पे करके हमने लिख दिया नॉर्म्स वैल्यूज और वहां के लोगों के इकदार वगैरह क्या है। फिर आपने क्या किया, आपने जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो लिखे, ये बगैर सोचे कि अखलाकी इकदार क्या है। आपने अपनी तरफ से जो मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते थे लिख दिए। अब एक काम करें, ये अखलाकी इकदार उठा के और इन सबको एक एक करके इन अखलाकी इकदार के ऊपर परखने की कोशिश करें। एक ऑप्शन, बच्चों से काम करवाया ही नहीं जाए। अखलाकी इकदार क्या था, कोई मसले वाली बात नहीं, बच्चे तो काम करते हैं, बच्चे काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, तो पहला सॉल्यूशन तो बेकार हो गया। दूसरा, बच्चों से कम आर्स काम करवाया जाए। अखलाकी इकदार, बच्चे सुस्त हो जाएंगे, बच्चों को तो काम करना चाहिए, वेले बैठ के तो जो है ना वो लफंडर बन जाते हैं, तो अच्छा सॉल्यूशन नहीं था। बच्चों को स्कूल अच्छा पढ़ाया जाए। अखलाकी इकदार, चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें लेकिन क्या करें, मजबूर है। आपने कहा हाँ यार ये बड़ा अच्छा सॉल्यूशन लग रहा है, बात समझ रहे हैं। अखलाकी इकदार अलग अलग तरह की थी। सॉल्यूशन नंबर 1, भाई को उठा दिया जाए। फैमिली वाले इस चीज़ पे नाराज़ हो सकते हैं कि भाई को क्यों उठाया। जब भाई ने कहा था बड़े भाई तो भगवान समान होता है और उसने जब कह दिया तो आपने उसको क्यों उठाया, तो हो सकता है वैल्यूज़ ये हों, और हो सकता है वैल्यूज़ ये हों कि नोटू आ रहा था ना, चपेड़ें करा के उठाना था, क्यों नहीं उठाया। वो कमा लेता कुछ पैसे, जो है ना सोता रहता है हर वक्त, वो बड़ा थका हुआ है जी, 6 घंटे का सफ़र करके थक गया, वो देखो अगला दुबई जा रहा है, तुम यहीं पे पड़े हुए रोटियां तोड़ रहे हो। तो मतलब हो सकता है वैल्यूज़ ये हों कि वो उठाना चाहिए, तो आपने वैल्यूज़ पकड़ी। ये समझ आ रहा है कि वैल्यूज़ क्या हैं, ये नॉन वैल्यूज़ जो वहाँ लोगों की बिहेवियर, इसको पकड़ के एक एक सोल्यूशन को उसके ऊपर परखना है। ये है 5वां स्टेप, मैचिंग नॉर्म्स प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ टू ऑप्शंस। स्टेप 3 वाली वैल्यूज़ जो हमने निकाली उनको मैच करना है अलग अलग अल्टरनेट के साथ। स्टेप 6, कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं। अल्टीमेटली जब आप उसको इसमें परखेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, उठा दो, शिकायत लगा दो, वो टैक्स डिपार्टमेंट को शिकायत लगा दो, या बच्चों को अच्छा स्कूल दे दो। अब आप इसका एक आउटकम निकलेगा, आप उस आउटकम को देखें एंड फाइनली डिसीजन ले लें। डिसीजन लेते हुए आपको प्रोफेशनल जजमेंट, कुछ मशवरों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप ये सारी चीज़ों के हिसाब से एक अच्छा डिसीजन ले लें। 7 स्टेप्स क्या हैं? 7 स्टेप्स किबला, पहले फैक्ट्स, मुद्दा क्या है वो बताएं, एथिकल इशू क्या है वो बताएं,
प्रिंसिपल, नॉर्म्स, वैल्यूज उस इलाके की या कोड ऑफ एथिक्स की क्या है वो देखें। वही तो आपने बताना है। अल्टरनेट सॉल्यूशंस देखें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फिर सारे अल्टरनेट सॉल्यूशंस को नॉर्म्स के हिसाब से मैच करके देखें। एंड फाइनली आखिरी चीज़ क्या है, सेकंड लास्ट, कॉन्सिक्वेंसेस देखें। और अब इन 6 स्टेप्स की रोशनी में अपनी जजमेंट यूज़ करके इन 6 का आउटकम देख के एक फैसले तक पहुंच जाएं। आईकेप ने किट में अच्छी प्रैक्टिस दी है इसकी। मैंने भी वो किट के सवाल उठा के वो किए हैं, तो उसमें उन्होंने ये दोनों मॉडल्स के ऊपर कुछ सवाल दिए हैं, जैसे ये मॉडल्स बड़े अच्छे तरीके से समझ आते हैं। यूट्यूब पे जो मेरी रिवीजन क्लास पड़ी हुई है उसमें मैंने इन दोनों मॉडल्स, एक एग्जांपल पकड़ के दोनों मॉडल्स उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके भी समझाने की कोशिश की है। और एग्जांपल मैंने आईकेप की किट की ही पकड़ी है, जिसमें एक जगह दरख्त काट रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो उससे जो है ना वो माहौलियाती नुकसान हो रहा होता है, लेकिन कमर्शियली अच्छा हो रहा होता है। तो वो देख लेना है। तो ये एक बड़ा अच्छा वो है, इससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। डन। एक दफ़ा मैं चाहूँगा हम दोबारा इसको वर्ड बाय वर्ड देख लें, इंपॉर्टेंट है। स्टैब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए मुद्दे के बारे में। क्वेश्चंस क्या हो, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, कब, कहाँ, क्या क्या मामला क्या है, मुद्दा क्या है। एफर्ट्स आर मेड टू आइडेंटिफाई व्हाट वी नो और नीड टू नो टू क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले डिफाइन करना है कि मामला क्या है। 2. एथिकल इश्यूज, एग्जामिनिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड आस्किंग व्हाट एथिकल इश्यूज आर स्टेक। केस को एग्जामिन करें और देखें कौन से एथिकल इश्यूज स्टेक पे हैं, कौन से एथिकल इश्यूज मसलों मसाइल में। ऑल थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन। जितने भी थ्रेट्स हैं उनको देखेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि ये खतरा, ये खतरा, ये खतरा, ये खतरा। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्म, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज, प्लेसिंग द डिसीजन इन सोशल, एथिकल एंड समटाइम प्रोफेशनल बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट। प्रोफेशनल बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स वगैरह से आप मदद ले सकते हैं कि वो क्या कहते हैं। Each alternative course is identified. आप एक कंप्लीट सेट ऑफ मेजर प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव, प्रैक्टिकल होने चाहिए, फजूल बात ना हो कोई कि जी हम बाइक को घर से निकाल देंगे, मतलब ये कोई वो नहीं है, या मैं फेसबुक पे जाके लिख दूंगा कंपनी टैक्स चोरी करिए, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिकल आपने आउटकम देना है। अल्टरनेटिव शुड नॉट कंसिडर नॉर्म प्रिंसिपल। इस वक्त अल्टरनेट देते वक्त आपने वो नॉर्म नहीं सोचने हैं, क्योंकि पता है कि अगर आप इस वक्त वो सोचना शुरू हो जाएंगे ना तो आपके जहन में सारे अल्टरनेट्स आएंगे ही नहीं। एक दफ़ा खुल के अल्टरनेट्स लिख दें, फिर तसल्ली से अगले इसमें इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन दीज अल्टरनेटिव वन में फील और सी सम फॉर्म ऑफ कंप्रोमाइज़। हो सकता है कि किसी भी एक अल्टरनेट की तरफ जाएंगे तो एक अच्छाई हो रही होगी और एक बुराई हो रही होगी। मैच करें सबको और फिर देखें, एनालिसिस करें इम्प्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंसेस को, ईच पॉसिबल अल्टरनेटिव को सेक्शन, और देखें उसके लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब भाई उठेगा, उठा दिया भाई को, क्या होगा, गुस्सा होगा, नाराज़ होगा, तबीयत ख़राब होगी, ये आउटकम है। दूसरी तरफ आउटकम क्या है, नहीं उठाया, कहेगा यार इतना अहम मामला था क्यों नहीं उठाया, मेरा दोस्त खास तौर पे इतनी दूर जाने से पहले आया, कोई बात नहीं मैं बाद में रेस्ट कर लेता, थोड़ा सा तो समझ दिखानी थी। दोस्त नाराज़ हो गया, और नाराज़ से ज़्यादा भाई वो जो दुबई जाते हुए ऐसे कह रहा, हो सकता है वहाँ पे कोई मुलाजमत देख के रखी हो और कह रहा हो कि यार मैंने अप्लाई कर दिया, तुम पीछे पीछे हो, पता नहीं कि 100 बातें हो सकती है ना। अभी अगर सब कुछ क्लियर हो तो फिर मुद्दा ही नहीं है ना, मुद्दा है ही तब जब कन्फ्यूजन है, एथिकल इशू है ही तब जब आप कंफ्यूज हैं। बात समझ आई। देन डिसीजन इज टेकन। फाइनली आपने प्रोफेशनल जजमेंट, अपनी सारे नॉलेज एक्सपीरियंस उनको वो करके आपने वो बताना है। आपका डिसीजन से नज़र आना चाहिए कि ये डिसीजन वेल इन्फॉर्म्ड एथिकल डिसीजन है, आपने कोई बस तुक्का नहीं लगाया, आपने पूरी कैलकुलेशन के साथ प्रॉपर तरीके से आपने ये काम किया है। इसको एक्सप्लेन करना कि सॉल्यूशन को जो हमने ओपिनियन दिया है इसको एक्सप्लेन करना आगे पीछे। अब अगेन जब आपने ओपिनियन लिया है तो आप, अगर ये डिपेंड करता है आप कौन से एनवायरनमेंट में, आप अगर एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ आपसे पूछा जाए तो आप स्टेप बाय स्टेप बताएं ये क्या था, और अगर आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में तो दिस इज गुड, आप चीज़ों को राइटिंग में ले आए, तो आप राइटिंग में लाके अपने लिए महफूज रख लें कल को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा हुआ है तो शायद एक ऑफिसर बैठ के सारी चीज़ें करके, और जब उससे पूछे तुमने ऐसा क्यों किया, वो कहेगी जी मैंने ट्रिपल ए मॉडल के मुताबिक सारी चीज़ों को देखा, ये मेरी वर्किंग है और मुझे बताएं मैं कहाँ गलती पे हूँ, मैं कुछ भी करता मैं ख़तरे में था, तो मैंने एक मॉडल को फॉलो किया। डन। दूसरा बड़ा डिफरेंट सा मॉडल है 5 क्वेश्चन मॉडल। वो कहता है जब भी एक प्रॉब्लम आए ना, आपने उसको 5 डायमेंशंस में देखना है। क्या वो काम करना जो भी बात हो रही है प्रॉफिटेबल है, लीगल है, फेयर है, राइट है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट है लॉन्ग रन में एनवायरनमेंट को, यानी कि आपने मार्केट वैल्यूज़ देखनी है, क्या वो काम करना प्रॉफिटेबल है, यानी उससे आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, लीगल है या नहीं, गैर कानूनी तो नहीं, फेयर है। अब ये फेयर और लीगल में क्या फ़र्क है? लीगल है कि कानून ने मना किया हो, तो फिर फेयर क्या है? मॉरली सोसाइटी की नज़र में वो ठीक है या नहीं, राइट है, मेरी नज़र में ठीक है या नहीं। एक है कि सोसाइटी क्या सोचती है, एक ये है कि मैं क्या सोचता हूँ। तो उनकी नज़र में भी ठीक हो, मेरी नज़र में भी ठीक हो। और देन एनवायरमेंटल वैल्यूज़, ये हर जगह ये सवाल नहीं होता। ये सवाल तब होता है जब कोई इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें एनवायरमेंट डैमेज हो रही हो, आप उसे डैमेज होने से बचा सकते हो, आप थोड़ा सा चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो this model is used to identify best possible choice to make for shareholders and other stakeholders. क्वेश्चंस आपने इस ऑर्डर में आपने आंसर करने हैं, और आपने बजाय इसके किसी चीज़ को फ़ौरन से आप सोच लें, आपने उसके बारे में अलग अलग, सबसे पहले आपके जहन में प्रॉफिट या लीगल, ये दो चीज़ें आती हैं, कानूनी गैर कानूनी तो नहीं, और क्या इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। आप इन पांचों बॉक्सेस के हिसाब से सोचें, अगर जो एप्लीकेबल हो सकता है इनमें से एक आधा एप्लीकेबल ना हो, जो कि आखिरी वाला अक्सर नहीं होता, और फिर आपने डिसीजन लेना है। बच्चों से काम करवाना प्रॉफिटेबल है, हाँ, कम पैसे देने पड़ रहे हैं, अच्छा आउटपुट देते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जज्बाती होते हैं, लीगल है उस मुल्क में। अब उस मुल्क में पता नहीं लीगल है या नहीं, फॉर एग्जांपल वहाँ इलीगल नहीं है, लीगल वैल्यू भी ओके हो गई। फेयर है, वहाँ के समाज वाले, पता लगा वालिदैन कहते हैं अच्छा बच्चे किसी अच्छे काम से लगे, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। नाइकी एक इंटरनेशनल कंपनी है जो पूरी दुनिया में चल रही है, उनको पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड्स पता हैं, उनके अपने पर्सनल व्यूज़ में वो काम सही नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबल भी है, कानूनी भी है, वालिदैन को एतराज़ भी कोई नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस इलाके की ओवरऑल डेवलपमेंट इससे बेहतर होगी या नहीं होगी, तो लॉन्ग रन में ये भी नज़र आ रहा है। तो इस मॉडल पे रखें तो फ़ौरन से पता लग जाता है, ज़रूर काम करवाना चाहिए बच्चों से। ये सस्टेनेबल वाली जो है वो सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए, ये सिर्फ एनवायरनमेंट, और सस्टेनेबल बेसिकली ये होता है, फॉर एग्जांपल एक मुद्दा ये हो कि हम अपने बच्चों से हमने कहा हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे, बड़ा मज़े का सिनेरियो हो सकता है, हमने कहा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो गए, किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी ये वो। जब जिस दिन एडमिशन लिया हमने कहा वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक है, सॉफ्ट में किताब पड़ी हुई है। मगर ये आपने क्या किया, हमने कहा बात यह है कि इतनी किताबें प्रिंट होती, वो इतना ज़्यादा फ़ोटोकॉपी की मशीनों से गुजरती हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल पे होता, उन लोगों के इतने पेट्रोल लगते, इतने सारे कागज़, हमने फॉर एग्जांपल हमने 2500 बच्चों को मिलने वाली इतनी हज़ार किताबों के इतने लाख सफ़े बचा के 25 दरख्त कटने से बचा लिया, चूँकि दरख्त कटते उसी में से ही कागज़ जनरेट होता। तो वी आर फ्रेंडली टू एनवायरनमेंट। तो ये डिसीजन एनवायरमेंटल वास्ते, लेकिन मेरे अपने हिसाब से गलत है कि धोखा है। बच्चे को पता था स्टडी मटेरियल का मतलब है कि उसको एक टेंजिबल स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो आपने धोखा किया उसके साथ। समाजियत बार से भी अच्छा नहीं है। कानूनी ना कानूनी इसमें अब नॉट एप्लीकेबल हो गया। आपने कहा था स्टडी मटेरियल देंगे और आपने उसके साथ ये नहीं लिखा था कि सॉफ्ट में देंगे या हार्ड में देंगे, ठीक है, और आई भी सॉफ्ट में देता है और प्रॉफिटेबल 100% प्रॉफिटेबल है। बच्चों से वादा किया है, कितने सारे पैसे बचेंगे। अब आप ये देखें कि वो मतलब आप 2500 बच्चों के हिसाब से आप मतलब मरे से मरा 1000 रुपये तो कॉस्ट लगाएं स्टडी मटेरियल की, बल्कि एक दो टीचर्स की तो किताबों की प्राइस 1200 है, और फिर वो किताब जो बच्चे दूसरे शहर के उनको उनके घर उनके एड्रेस पर डिलीवर भी करनी है। हम तो कुछ ज़्यादा ही गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की ना बड़ी ज़ोर से कसम खा के बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिटेबल तो बहुत है कि हम सॉफ्ट दे दें, तो प्रॉफिटेबल है, कानूनी भी है, फेयर नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटल भी है। तो शायद हम कहेंगे कि जी आधी बातें उधर जा रही थी, आधी उधर जा रही थी, लेकिन चूंकि दरख्त बच गए, ओजोन लेयर बच गई, दुनिया बच गई। समझ आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? भाई को उठाना प्रॉफिटेबल है, उसको उठाने से कोई ना कोई कमर्शियल उसका फ़ायदा होने वाला है, ये समझ आ रहा है हमें। लीगल इलीगल नॉट एप्लीकेबल हो गया, मतलब मैं कहा ना कुछ सवाल ऐसे हैं, ये भी नॉट एप्लीकेबल हो गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तकरीबन नॉट एप्लीकेबल हो गया। बड़ा दूर दराज से घुमा फिर आके आप कहें अगर ये जाके कारोबार करेगा और कुछ कमाएगा और उसके बाद उस कमाए हुए में से अच्छाई पर खर्च करेगा तो हो सकता है उससे एनवायरमेंट बच जाए। मतलब अगर पेपर में बहुत वेले बैठे हों, कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो इतनी दूर चले जाएँ, अदरवाइज आप इस पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं।
कुछ सवाल भी आप पढ़ेंगे ना किट में जो दिए हुए हैं, उससे भी एक ज़रा थोड़ा सा बेस अच्छी डेवलप होगी। अच्छा, समाजी एतबार से भाई को उठाना शायद मुनासिब नहीं है, असर भी है। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि समाज क्या कहता है। हो सकता है आपके घर वाले हमेशा कंसर्न हो कि लोगों को सोना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, तो शायद समाजी एतबार से सही हो। समाजी एतबार से भी सही हो ना, मेरा दिल नहीं मान रहा, भाई है मेरे अपनी आंखों के सामने थका हुआ सोए और मुझे पता है कि जब भी बेचारा बहुत थका हुआ होता है और एकदम से सोते से उठ जाए तो घबरा जाता है और इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये पर्सनल और फेयर वाली बात समझ आ रही है। तो ये आपने तमाम प्रॉब्लम्स को इन 5 सवालों में देखना है। कुछ सवालों के जवाब यस में लेंगे, कुछ नो में लेंगे। अल्टीमेटली फिर आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। कभी कभी आप रूल एथिक्स की बात करते हैं, आपके लिए लीगल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और कभी कभी आप यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ आते हैं, आप कहते हैं मैं सारों को मिला के सोचूंगा। एक कंपनी है जो फॉर एग्जांपल से कि मलिक रियाज ने कब्ज़ा किया ज़मीनों पे, फॉर एग्जांपल, मतलब इसके शवाहिद हैं या नहीं है, इसके बारे में लीगली साबित हुआ है या नहीं हुआ, वो एक अलग चीज़ है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जी उसने कब्ज़ा किया ज़मीनों पे, लेकिन उसके बाद उसने पाकिस्तान में एक इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की कि हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया और इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुई। नहीं, अब इसे चलाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, आखिरी स्लाइड है बिल्कुल। तो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इतना सारा कुछ वो हुआ कि पाकिस्तान में इतने सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को रोज़गार मिला, इतने लोगों को रोज़गार मिल गया, इतने लोगों को रहने के लिए अच्छी हाउसिंग सोसाइटी मिल गई और एक अच्छा कल्चर डेवलप हुआ और कंपटीशन बढ़ा, जिसकी वजह से बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने भी आपको आपके हकूक़ देने शुरू कर दिए और कम पैसे लेके मुनासिब सर्विस देनी शुरू कर दी। कानूनी एतबार से तो गलत है, लेकिन कानून को साइड पर रख के ओवरऑल देखें, ओवरऑल बेहतर है। गवर्नमेंट ने एक जगह बम गिराया एक दहशतगर्द को मारने के लिए, 15 दहशतगर्द थे, वो तो मर गए, लेकिन साथ वाले घर का एक बच्चा था वो भी मर गया। अच्छा नहीं हुआ। बट जब आप पूरे पाकिस्तान के हिसाब से देखेंगे कि अगर ये 15 दहशतगर्दों को ना मारा जाता तो ये 400 लोगों को कत्ल कर देते। तो एक छोटा बच्चा, उसकी जान चली गई, 399 लोग बच गए। ये है यूटिलिटेरियनिज्म। दो अप्रोच होती है, एक होती है आप उसकी लीगल वैल्यू के हिसाब से देख रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं रूल एथिक्स। क्या आप कहते हैं कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि शहरी को नहीं मारना चाहिए बगैर वजह के, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहती है, अल्टीमेटली आउटकम क्या हुआ, पाकिस्तान दहशतगर्दी से बच गया। मलिक रियाज वाले केस में अल्टीमेट आउटकम क्या हुआ, पाकिस्तान में खुशहाली आई, कुछ फील्ड्स जनरेट हो गई, कुछ फील्ड्स ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू हो गई। बात समझ आ रही है? तो कहीं ना कहीं यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो ओवरऑल इम्पैक्ट देता है। याद है वो बंदा जो टैक्स चोरी करता था, लेकिन उसने कहा मैं टैक्स चोरी करता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। अब ये आपको पता है कि टैक्स पता नहीं गवर्नमेंट तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन ये बच्चों को ज़रूर पढ़ा रहा है। तो यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है कि आपने सारी डायमेंशंस को देखना है और ओवरऑल कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान, अगर कलेक्टिवली फ़ायदा हो रहा है आपने कर देना है। यानी जो आप वैल्यूज़ को देख रहे हैं ना, इसमें दो अप्रोचेज़ हैं, एक रूल एथिक्स और एक यूटिलिटेरियनिज्म। रूल एथिक्स क्या है, कानून देखो, लीगली देखो, लीगली सही है गलत है आप फैसला कर दो, वो लॉ को सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म खाली लॉ नहीं, वो कहता है पांचों को कंबाइंड देखो, पूरी पिक्चर देखो, 5 बॉक्सेस का आउटकम देखो, और अगर ये सब कुछ होने से थोड़ा सा बुरा और ज़्यादा सारा अच्छा हो रहा है, गो फॉर ज़्यादा वाला अच्छा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने इसके लिए दिन अलग इसलिए रखा कि आप इसको स्पेसिफिक फोकस करें। मतलब इस वक्त हम चैप्टर 5 का बकाया कर सकते हैं, लेकिन वो बकाया उस वक्त किया जाए जब एक गैर ज़रूरी चैप्टर 1 हम तेज़ी से गो थ्रू कर रहे हो, तो हम उस वक्त उसको कवर कर लें और आज का दिन इसके ऊपर एनर्जी से गुजारा जाए। आपने ICAP की जो किट है, जो सॉफ्ट में अवेलेबल है, या मेरी किताब का वॉल्यूम 2 जो लिंक आप लोगों को लिंक मिल गया था कल, तो उसमें वॉल्यूम 2 है और उसमें मैंने क्वेश्चंस इकट्ठे किए हुए हैं जो ICAP की किट ने इजाफी क्वेश्चन दिए थे। उन्होंने किट में क्या किया था, कुछ BMBS से उठाए थे, कुछ BMS से उठाए थे, कुछ, तो मैंने BMS और BMBS से अलग अलग सवाल उठाए थे, थोड़े से उनसे ज़्यादा उठा लिए जितने भी वहाँ थे, और फिर इनकी किट में जो एक्स्ट्रा इजाफी सवाल था वो उठा के ICAP की किट के एडिशनल क्वेश्चन के नाम से दे दिया। तो इस चैप्टर में ICAP ने तकरीबन 7-8 प्रैक्टिस दी हुई हैं इन 2 मॉडल्स की। बड़े अच्छे सवाल हैं, उनको देख के उससे एक माइंड बनेगा। वी कैन एक्सपेक्ट कि कभी भी इस चैप्टर पे हाथ डाले तो एक आइडियल सवाल कुड हैव बीन इन 2 में से किसी एक मॉडल को पूछ लें, और उस तरह वाला सवाल, वो नहीं होता फुल वाला, एक फुल बड़ा सिनेरियो दें,
और कहें कि इसमें से वो एलिमेंट्स पूरे करो। याद हमने क्या करना होता है, वो हेडिंग्स दे देनी होती। कितनी मज़े की बात है, 7 तो सवाल है, तो मरे से मरे आधे आधे नंबर भी होंगे, तो 3.5 नंबर तो सिर्फ हमें सवाल लिखने के मिल जाएंगे। दरमियान में हमने फिर सिचुएशन में से उठा के चीज़ें लिखते जाना है। एग्जैक्टली तो अब इसका मतलब ये है कि इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस जो है ना वो ज़रूरी है। तो आपने इसको क्वेश्चन बैंक से इसको एक दफ़ा देखना है। और 2 सवालों को मैंने डिस्कस करके यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। जो यूट्यूब पे MFA की रिवीजन क्लास है उसमें एथिक्स के चैप्टर के आप एंड पे जाएंगे तो आपको उनकी डिस्कशन मिलेगी। डन। तो आज आप लोगों को जल्दी छुट्टी मिल गई, कोई दिन ऐसा भी होता है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।